अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और उम्मीद करते हैं आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से आपने स्टार्ट लिया होगा उसका। और आज का जो दिन छुट्टी का दिन है इनफैक्ट, बल्कि सारे लोग आज अपनी नींद पूरी करते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का जो दिन है वो बहुत एहसन और बेहतर अंदाज से गुजार पाएंगे आप। बालाल जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरी से, अखबारात को डिस्कस करेंगे, शायद सुर्खियाँ क्या कहती हैं ये भी जानेंगे अपने सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक जिसके पर बात नहीं की जाती, बच्चों से मुशक्कत कराना, चाइल्ड लेबर का जो ये जुर्म है, ये इनफैक्ट ये जो सरजद करते हैं लोग, जो बच्चों को इस तरफ लगा देते हैं तालीम के ज़माने में, या तालीम का जो टाइम है उनका निकल जाता है काम करते हुए, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की जो बेटियां हैं वो हर प्रोफेशन में बहुत आगे हैं, और आज हम जिस मौजूद मेहमान से आपको मिलवाएंगे वो भी पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी है जो इंटरनेशनली ग्लोबली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में, जो कि एक बहुत यूनिक चीज़ है। क्योंकि ज़ाहिर है अमूमन हम देखते हैं कि मर्द हजरात वेट लिफ्टिंग या इस तरह के स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन जो हैं या बच्चियां हैं वो भी अगर आगे से आगे आ रही हैं तो बहुत ही अपलॉडेबल सिचुएशन है। उन्हें अपलॉड करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट्स में। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट से। कल हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ से बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि IMF बजट से खुश ना होता तो फ़ोन आ जाता फ़ौरन, यानी फ़ौरन उनकी तरफ से कॉल्स आ जाती हैं और वो डिक्टेट करते हैं कि जी ये जो वो चीज़ें हैं जिनसे हम खुश नहीं हैं, या फिर रद्दोबदल किया जाए, या फिर ये जो आपने अनाउंसमेंट की है, बजट अनाउंसमेंट की है, उसमें यही कमियाँ हैं। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से फ़ोन नहीं आया, एक खुशाइन बात है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है उनकी तरफ से, यकीन दहानी कराई गई है मगर अभी तक कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई है। साथ साथ वज़ीर ख़जाना साहब ने यह भी कहा कि जी मुआशी गिरावट का जो सिलसिला था वो अब रुक गया है, और जो बात की जा रही थी कि जिसमें पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, ये बार बार हमारी जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत ऐसा अंदाज से कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से कोशिश की जा रही है। हम बजट देखते हैं, जो मौजूदा बजट है यकीनन बहुत अच्छा बजट इस सिचुएशन में दिया गया कि जिसमें हालात बहुत साजगार नहीं थे। साथ साथ एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, जिन्होंने कहा जिसमें कहा कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाना है। यकीनन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी गिरा, और फिर उसके बाद जिस तरह के मुआशी चैलेंजेस रहे, जिस तरह की सिचुएशन रही है, हालात मुल्क के हालात रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो या फिर मुआशी हालात हो, यकीनन ये बात जो है एक नवीद की किरण जागेगी, एक खुशी लाएगी अवाम में, और एक एहसास कि पाकिस्तान शायद अब जिन हालात से गुजर के आया है अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। और महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने है हुकूमत की, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जी हम देखते हैं कि कल सिंध का बजट भी पेश कर दिया गया। 22 खरब 44 अरब रुपए का ये बजट था, और कम से कम जो उजरत है उसमें सेट की गई 33,750 रुपये। हमने देखा कि विफाक ने 32,000 कल अनाउंस किया था और सिंध ने थोड़ा सा बढ़ाकर उसे अनाउंस किया है, जो कि बहुत खुशाइंद अमल है। तनख्वाहों में 35% इजाफा, और उसके बाद जो पेंशन्स हैं उसमें भी 17.5% का इजाफा, जो कि विफाकी बजट में हमने देखा कि कल जिस तरह अनाउंस किया गया था इसे बरकरार रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम शहजाद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। नदीम भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैर है। नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो बजट 2023 हम देख रहे हैं, मुश्किल हालात, जो मुआशी चैलेंजेस थे हुकूमत के सामने थे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा, जो कि हम तकरीबन डेली ही डिस्कस करते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन में इस तरह का बजट अनाउंस करना, क्या कहेंगे? आज बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था बजट का, और इस हवाले से हुकूमत की जो मुस्तकबिल की जो पॉलिसीज़ हैं वो चूँकि इसी बजट पर इसका इन्हिसार है। चूँकि आने वाले इंतखाबात का भी देखा जाए तो उस हवाले से भी ये अहम तरीन एक हिस्सा है, और किसी भी मुल्क की माशी पॉलिसी जो होती है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त ऐसे नामुसाइद हालात के अंदर, जिस वक्त आप देखें कि क्लाइमेट डिज़ास्टर रहा और इतना बड़ा हमारे पर ऐसा डिज़ास्टर गुजरा जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्री वो तबाह हुई, उसके साथ हमारी सड़कें, रेलवेज लाइन और जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के अंदर भी आप देख लें बहुत बड़े क्राइसिस रहे। इन क्राइसिस के अंदर अब बजट भी लाना था, और एक ऐसा बजट जो अवाम दोस्त बजट जिसे कहा जाए, और जिस पर सबसे बड़ी खुशाइन बात तो ये रही कि ये पुरअमन बजट है। बिल्कुल, हाँ। कि जिस पर कोई किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं आया, कोई इख्तलाफी नोट नहीं, कोई उसकी वो जिस तरह बजट की कॉपीज फाड़ दी जाती थी, इस तरह का कोई चीज नहीं हुई। इस पर तमाम इत्तफाक राय के साथ ये मंजूर है, और ये बड़ी खुशाइन बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर अब
बजट के अंदर इस खसूसी तौर पर इस बजट के अंदर जो 2022 23 और 24 का है, तमाम तबकात के लिए इसके अंदर वो मरात और उनको मलहूज़ खातिर रखा गया, बड़ी बारीक बीनी से बनाया गया। ऐसे हालात में जब मईशत जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इसके अंदर हर तबके को एक आम, अगर गरीब है, आप ज़रात को देख लें, माइंस की तरफ चली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ चले जाएं, इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं, टैक्सेस की तरफ चले जाएं, तमाम चीज़ों को ही देखें। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सेस 2 अरब के जो लगाए गए हैं, वो ज़रूर उस हवाले से भी कहा गया है कि आने वाले वक्त के अंदर इनके आने वाले सम्राट इनके हमारे सामने आएंगे। उसकी एक बुनियादी वजह, जिस तरह IMF का भी एक इशू हमारे साथ चल रहा है, इससे कबल हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और इस पर जो नाकदीन थे वो तो अब भी मुंतजर थे कब मुल्क डिफॉल्ट होगा, कब मुल्क डिफॉल्ट होगा। लेकिन इसमें हमारे सीनियर तजर्बाकार वजीर खजाना जो अपने इसाक डार साहब हैं, इनको साबका अदवार के अंदर भी जो ये तजर्बात रहे हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हमने देखा कि जिस तरह माजी में भी डॉलर को भी सस्टेन किए रखा, फिर उसके बाद महंगाई को भी कंट्रोल किए रखा, बड़ी अच्छी पॉलिसीज थी। अब भी वो उम्मीद हैं कि वो डॉलर को भी कंट्रोल करेंगे और इससे सबसे बड़ा जो है कि ताजर और एक सनतकार जो है उनका एतमाद है, ट्रस्ट है। और जब ये सनतकार का एतमाद होता है तो उस सर मईशत जो है वो बहुत जल्द जो है तरक्की की राह पर गामजन हो जाती है, जैसे भी हालात होंगे। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो बजट हमारा अनाउंस हुआ है, इसके अंदर खास तौर पर आप देखें कि ज़रूरी आलात के ऊपर बहुत ज़्यादा राहत दे दी गई है, सब्सिडीज दे दी गई। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर्स के अंदर अब सोलर के ऊपर अब बुनियादी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर आप देखें कि ज़रात जो है सोलर पर जाती जा रही है, कि ट्यूबवेल देख लें, टर्बाइनें देख लें, जितने भी उसके जो फसलों को कटिंग का जो आलात हैं उनको भी इस वक्त सोलर पर ले गए। तो ये एक बहुत ही बुनियादी, चूंकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, तो इस लिहाज से बहुत अहम फैसले थे। गो के उस तरह के नताइज या जो तवक्को की जाती कि हर शुबे में वो नहीं हो सके, जिस तरह के देखें इंपोर्ट के ऊपर, अब इंपोर्ट को कुछ अरसे के लिए ज़रूर उसको स्टिक करना पड़ा, रोका, LCs को रोका गया, ताकि हमारे डॉलर का जो एक यहाँ पर एक फुकदान था और एक बहुत ज़्यादा डॉलर बढ़ रहा था, कर्जों का एक जो गर्दशी कर्जे उनकी एक वजह ये भी बन रही है। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर अब देखें कि हमारे फॉरेन रिजर्व भी सेफ रहे और अदायगियां भी हुई। ये इस हुकूमत की एक साल कारकर्दगी के अंदर बड़ी नुमाया और एक रोशन मिसाल है, और आने वाले वक्त के अंदर भी पुरुमीद है कि तमाम जो अदायगियां वो भी रहेंगी। और हमारे खास तौर पर टैक्स रिफॉर्म के हवाले से कि जितने भी हमारे जो लोग उनमें खास तौर पर वजीर खजाना और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी जो हैं उनकी जानिब से भी ये कहना था कि हमारे जो एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, इन्हें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना होगा। और इस चीज का एक बहुत ज्यादा गैप है कि टैक्स जो है लोग भी अगर एक जो ग्रे इकोनॉमी है उसे डॉक्यूमेंटेड करना है, और हमारे शहरों पर, ताजरों पर, एक आम शहरी पर भी फर्ज है कि अगर वो टैक्स रिटर्न के रैकेट में आ जाएं और टैक्स अगर सही मानों में फाइल करना करें, तो मेरा ख्याल है हम पर ये कर्जों का बोझ भी उतरेगा, हम पर बेजा महंगाई का बोझ भी उतरेगा, और हम जिस सूरत हाल, संगीन सूरत हाल से, मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इससे भी हम बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सही, बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, वजीर खजाना साहब कहते हैं जी कि इक्तसादी कुव्वत बनाना है पाकिस्तान को फिर से। हमने देखा कि जब नून लीग ने हुकूमत जो है वो टिल्ट एंड शिफ्ट हुआ था, ज़ाहिर PTI के हाथ में गई थी हुकूमत, तब हमने देखा था कि GDP जो ग्रोथ रेट था, ऐसा IMF की वेबसाइट कहती है कि 5.8 था, जो कि एक खुशहाल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत गिरावट आई, ये मनफी भी चला गया, फिर हालात बहुत अजीब से हो गए। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी बहुत, उसमें भी बहुत अनरेस्ट देखा गया। अब लगता है आपको कि कुछ इस बजट के बाद खास तौर पे ये जो हुकूमत के गोल्स हैं, इक्तसादी कुव्वत बनाना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, ये कदरे कुछ कंट्रोल में आ गई है सिचुएशन। अब देखिए, एक रोशन पाकिस्तान का जो तस्वर था वो तो साबका दौर में भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो दिया गया था, खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से फंडिंग भी की गई कि इस पाकिस्तान को फोकस रखा गया था, और खास तौर पर हमारे सनतकारों को और सनत को जो वो मराहत दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ हमारा वो हो
और हम इस चीज को कवर करें। ठीक है। लेकिन साबका दौर हुकूमत की अगर बात करें, उस पर जीडीपी अगर आप देख लें कि शुरू में बेहतर रहा, तो उसकी बुनियादी वजह आप देखें दूसरी जानब उनके कर्जों का बोझ कितना डाल दिया कि उस 4 साल दौर में हम पर साबका अदवार के मद्दे मुकाबल बराबर के कर्जे हम पर चढ़ा दिए गए। आज हम पर जो कर्जों का बोझ है 59 यानी अरब से जायद का वो जा रहा है। पिछले 70 सालों में जितने कर्जे लिए गए उससे ये उससे डबल लिए गए, उससे डबल हो पिछले गए दौर में। जी जी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर जीडीपी दिखाया भी गया ऊपर या हो रहा भी बेहतरी की तरफ, तो लेकिन इसका जो नुकसान था वो आने वाली हुकूमत पर था, या आने वाले वक्त पर था, जो आज जिसका सामना हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कर रही है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर बजट के अंदर अवाम को भी मराहत देना, अब देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी उसके फंड्स बढ़ा दिए गए। फिर इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों की तरफ भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी मराहत की हद तक के, अब सिंध के अंदर ही अगर बात कर लें, सिंध के बजट के हवाले से थोड़े से मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि यहाँ पर अब इस हद तक जाया जा रहा है कि ज़राअत के साथ साथ आप लाइफ स्टॉक को भी मजबूत किया जा रहा है। गंदम के हवाले से बुनियादी देखें शहरियों की जो परेशानियां हैं आवाम की, वो है बिजली, पानी, ग़िज़ा, इस तरह के मसाइल हैं जो कि उनके लिए बहुत नेसेसरी उनकी ज़रूरियात हैं। इस पर फौरी तौर पर देखें कि सब्सिडीज दी गई है कि 10,000 का जो है 100 केजी आटे के ऊपर, और इस पे कितनी बड़ी 63 अरब रुपए की सब्सिडीज दी गई थी सिंध के अंदर। तो ये वो तमाम तर रिलीफ हैं, रिलीफ फंड्स हैं, या आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। और इसी तरह सबका जो दौर के, अब आप देखें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की भी अब हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। हम कर्जों के बोझ के नीचे भी रुके, हम पर डॉलर की भी एक ऊंची उड़ान रही, डॉलर्स का बेजा बोझ हमारे पर चढ़ा, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जे हम पर दुगने तिगने होते गए, कई गुना बढ़ गए। अच्छा, अब इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए जिस तरह वादे और ख्वाब दिखाए गए थे, जिस तरह उस साबका दौर हुकूमत में कहा गया था जी माहिर मुआशियात ऐसे हैं जो मुल्क का बिल्कुल मेरे ख्याल रुख ही बदल कर रख देंगे, या शायद पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं को बदलना पड़ गया। वो माहिर मुआशियात नहीं थे जो इनके पास थे, लेकिन वो सब नाकाम हुए। फिर आखिरकार उन्हीं सीनियर्स को आगे आना पड़ा, और उन्हीं तजर्बाकार लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी के जो अयाम गुजारे इसी मईशत और इसी बजट्स और इसी फाइनेंसिंग के अंदर, उन्होंने फिर इसको देखें तो एक सपोर्ट की है। इस वक्त भी हम पर जो इस खासतौर पर हमारे पर अगर ये कर्जे ना हो या इनकी अदायगियां बर वक्त रहे, रीशेड्यूल करने की भी बात की जा रही है, उस पर चूंकि एक अलग से बेजा बोझ बनेगा। अगर इससे बाकायदा तौर पर अगर कर्जों की हमारी कमी हो जाती और हम पर ये बेजा बोझ ना, तो हम पर महंगाई नहीं है। फिर भी ऐसी सूरत हाल में अब देखें कि इस बजट में जिस तरह इससे कबल बजट्स की अगर आप 4 साल दौर की भी देखें तो फौरी तौर पर एक महंगाई का तूफान आता था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती थी, हर चीज मार्केट से शार्ट कर दी जाती थी कि इन पर रेट बढ़ जाएंगे। ऐसी सूरत हाल भी मौजूदा हुकूमत के इसमें नजर नहीं आई कि जिसमें अगर आप कहें कि जी कोई बहुत बड़ी चीजों को स्टॉक कर लिया गया या कुछ चीजें बिल्कुल मार्केट से गायब कर दी गई और रेट उनके बिल्कुल बढ़ा दिए गए। ये देखें अवाम को इसी बजट के ये समरात हैं, ये वही रिलीफ है जो बिल्कुल ऊपर से लेकर बिल्कुल ग्राउंड तक जा रहा है। सही। तो इस तरह की चीजें इस बजट के अंदर शामिल हैं, और अवाम के जो फलाह बहबूद के मंसूबे भी शामिल हैं, और इसमें हमारे खास तौर पर कर्जों की अदायगी के मामलात भी हैं। फिर सबसे अहम जो चीज़ें जो IMF के अंदर भी रुकावट आ रही है, जिसके बारे में वज़ीर ख़जाना जो इसहाक़ डार साहब हैं, उनकी जानब से भी ये बात कही गई कि हम आलमी सियासत जो है वो फाइनल नहीं होने दे रही हमारे कर्जों के IMF के साथ जो डील हमारी चल रही है। सही। तो इस आलमी सियासत का ताल्लुक चूंकि हमारी निजी सियासत के साथ भी होगा ही, वो लिंक तो यही कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के लिए अब इलेक्शंस के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। सही। अच्छा नदीम भाई, मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा क्योंकि IMF की बात हो रही है। IMF की अगर मुआहदों की बात करें तो ये हम देख रहे हैं जो अब सिचुएशन पैदा हो चुकी है। IMF जो 9th रिव्यू है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत चैलेंजेस का सामना है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें सब्सिडीज़ दे दी गई जाते जाते, जब पता चला कि जी घर जाने का टाइम आ गया तो IMF को नाराज़ कर दिया गया, पूरी सिचुएशन में मुआहदे तोड़ दिए गए जो कि शौकत तरीन साहब ने जिस पर साइन भी किए, खुद जाके वहाँ साइन किए थे सारी शराइत पर, वो सारी शराइत के बरक्स कर दिया गया और ये पूरा एक सिनेरियो बनाया गया, क्रिएट किया गया कि जो आने वाली हुकूमत है उसे ट्रैप किया जाए या उसे फंसाया जाए, जो कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत मुश्किलात भी देखी हैं शुरू में, ज़ाहिर है।
क्या कहते हैं, ये तो लैंड माइन्स पूरी बिछाई गई थी ना? अब बिल्कुल इसकी जी मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ। जी। जो आपकी बात है उसको इंडोर्स करते हुए कि इसकी मिसाल ये है कि साबका वजीर खजाना बार कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जी, कोई जी, ना जी। कोई वो तनकीद करते हुए बिल्कुल, नजर आए, वो बिल्कुल। कोई ना कोई पॉइंट आउट करते हुए और मनफी पॉइंट आउट करते हुए नजर जी, आए जी, जी, जी। कि अगर वो इतने ही माहिर थे, वो इतनी ही बारीकी देख रहे थे, तो मुल्क को फिर इस सूरत हाल क्यों में छोड़ा गया? कहाँ छोड़ा गया, जी, जी। क्यों उसको धकेल दिए गए यहाँ? क्या वो अगर मुखलिस ही थे मुल्क के साथ या आने वाली हुकूमतों से उन्होंने बदले ही लेने थे तो इस मुल्क के साथ तो यह हाल ना जी, जी, करते। जी, जी। ऐसी सूरत हाल में IMF है, देखें उन्होंने भी अपने मुआहदे बहुत कड़े बड़े सख्त रख ली जब उन्होंने सूरत हाल देखी ज़ाहिर है, कि बिल्कुल, जी, यहाँ जी, जो जी। सूरत हाल है और जो डील का जो मेयार है वो उस लेवल पर नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी शराइत मजीद सख्त कर दी जी, जी। और फिर हम पहले ही मुआशी चैलेंजेस के शिकार थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने प्लान बी की तरफ गए। जी, जी। प्लान बी के अंदर क्या गया, फिर हमारा बार्टर ट्रेडिंग की तरफ आए। उस बार्टर ट्रेडिंग की तरफ हमें ये फवायद हुए कि हमारे पड़ोसी ममालिक से हालात अच्छे हुए, उनसे करने पड़े। जी। ये भी एक बड़ा खुशाइंद इकदाम है हमारी मौजूदा हुकूमत को। बिल्कुल, ईरान इसका के भी साथ देखें ईरान जिस के साथ तरह। देखें जी, बड़ा बिल्कुल। दरीना जी, हमारे जी। वो थे, आज मामला बहुत अच्छे बिल्कुल चल रहे हैं। ऐसे, अफगानिस्तान बिल्कुल के साथ देख लें, ताजिकिस्तान के साथ देख लें, रशिया के साथ तो देख लें, रशिया के साथ रशिया- देख जी, जी, लें। बिल्कुल। ये वो सारा बार्टर ट्रेडिंग है जिस पर हमने अब हमारा डॉलर भी सेफ रहेगा और हम अपनी रीजनल करेंसी के अंदर जी। उनसे ट्रेड भी करेंगे, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व भी बेहतर होंगे, हमारे मुल्क के अंदर जो इस मुआशी सूरत हाल है ये भी बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक है। ये भी IMF ने जब देखा कि देखें अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नेमतों से माला माल किया जी। है, ये मुल्क किसी के उसके अंदर नहीं कि कोई इसको वो कर ले, ट्रैप कर ले बिल्कुल या ठीक, इसको बिल्कुल अपनी मनमानियां की जाए। जी, जी। इसके अंदर इतने देखें ब्लू इकॉनमी हमारे पास बहुत बड़ी इकॉनमी पड़ी हुई है, हमारे पास माइंस के ज़खायर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को दिए, ये मुल्क दौलत से माला माल है। ये और बात है कि हम इस वक्त कुछ आलमी मुआहदों और आलमी तकाज़ों का एहतराम करते हुए हम उन ममालिक के साथ Right, चल रहे हैं। right. IMF के साथ भी हम उन्हीं तकाज़ों को पूरा करते हुए नजर जी, आ रहे जी, हैं। जी। नहीं तो फिर उन्हें भी इस चीज़ को उन्होंने देख लिया कि ये हुकूमत अगर इन चैलेंजेस में से बजट भी आया और इस पर भी उनका वो है, कोई इख्तलाफ नहीं आया, कोई उनकी जानिब से इससे कबल उन्होंने जो एक डिमांड रखी कि कल जो बजट इसकी कॉपीज दी जाए वो उसको स्टडीज करेंगे या अपने उसके मुताबिक वो उसमें Right, अमेंडमेंट right. करें, लेकिन वो तमाम चीज़ों पर वो मुतमईन रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कमिंग बैक टू सिंध बजट जो कि कल अनाउंस किया गया है, थोड़ा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे सिनेरियो में। सेहत का बजट बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बहुत अच्छा बजट रखा गया है, उसके बाद एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्या कहेंगे? जी, सेहत के हवाले से तो मैं ये बात कहूँगी सिंध देखें दीगर सूबों पर फौकियत रखता जी, है। जी, जी, हमेशा उसकी ही एक बुनियादी अच्छा- वजह अच्छा है कि बजट हमारे दिया जो हुआ है, जी। वफाकी इदारे यहाँ पर NICVD की मैं मिसाल दूंगा बिल्कुल, आपको। जी, जी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे एटॉमिक एनर्जी वार्ड जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जी। है, हमारे कैंसर्स के हवाले से जो काम हो रहे हैं, साइबर नाइफ का जो काम कराची के अंदर बिल्कुल ऐसे, जिना हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, फिर इसी तरह के LRBT को देख लें और जो SIUT आप देख लें, और इस तरह के जो सहूलियात इस पर इस वक्त हमारे इन हॉस्पिटल से फैज़याब कौन लोग हो रहे हैं? ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब आते ताजिकिस्तान, हैं यहाँ। अजरबैजान जी, जी, से बिल्कुल, भी बिल्कुल, ये तमाम मरीज कराची और सिंध से आकर जो इलाज करें, बल्कि पूरे पंजाब से भी मैं देख रहा हूँ। और इस हवाले से मेरा चूंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब, KPK, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर से भी सब जगह से। कराची की तरफ जी, जी। कार्डिक हॉस्पिटल में आप देख लें कि वहाँ फ्री इलाज है, बिल्कुल कोई ऐसे इस पर नहीं है। और फिर हमारे निजी हॉस्पिटल्स भी कराची के अंदर जो वहाँ भी फ्री इलाज है, लेकिन उन्हें भी हुकूमत सिंध सपोर्ट करती है, जिसमें खासतौर पर इंडस हॉस्पिटल की मैं बात करूँगा, उसे भी हुकूमत सिंध का जो बजट सपोर्ट दी जाती है, सेहत का फंड दिया जाता है। तो इस हवाले से तो खुशाइन बात है और ये मजीद बढ़ना भी चाहिए और ये इससे मजीद जो सेहत के जो मामलात हैं इस हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी। और हालिया जो डिजास्टर आया था, सैलाब आया था, उसके बाद से जो मुतासर हुए हैं हेल्थ के हवाले से खासतौर पर बहुत बड़ा एक आवाम की जो तबका है वो मुतासर हुआ। मरीज बच्चे जिन्हें गैस्ट्रो की बीमारियां फैल गई, जल्द के अमराज फैल गए, इस सारी सूरत हाल में संगीन तरीन सूरत हाल थी हेल्थ के हवाले से भी, जिसमें आलमी इदारों ने भी इसकी निशानदेही की, उसमें भी बेहतरी की तरफ लाया गया। तो इसमें भी सिंध गवर्नमेंट वफाक ने मुकम्मल सपोर्ट रखी, यानी अगर सिंध गवर्नमेंट ने अगर कोई हेल्थ के मामले में काम किया तो वफाक की वो सपोर्ट उन्हें हासिल रही है। और इस तरह एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर अब जिस तरह IT सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, गवर्नर सिंध भी कर रहे हैं, अब उस हवाले से उन्होंने आलमी तौर पर दीगर बैरून मुल्क भी राब्ते किए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके अलावा जितने हमारे सरकारी स्कूलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, इस पर अवामी
कौमी सतह पर भी और मीडिया पर भी वो ज़रूर है कि वहाँ पर उस तरह के जो सहूलियात है वो नहीं है, लेकिन उसके लिए इस बजट के अंदर मैंने खास तौर पर देखा कि रीबिल्ड करने के स्कूलों की जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से डेवलप करने के लिए काफी सारे स्कूल्स को अडॉप्ट जी जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है, उन स्कूलों के अंदर और बच्चों को तालीम का मेयार बेहतर बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में मुकम्मल तालीम फ्री है, उन्हें कुतुब दी जा रही हैं, उन्हें उनके यूनिफॉर्म्स दिए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। ये नहीं हम कहते कि बिल्कुल 100% बेहतर है, लेकिन फंड्स की भी किल्लत ज़रूर रहती है, फंड्स चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो सिंध के अंदर बजट रखा गया, इसमें ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से बहुत बड़ा एक बजट होता है, जिसमें तमाम जो हमारे महकमे ज़्यादातर उनके ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, उनके कोर्सेज चल रहे हैं हमारी यूथ के लिए और यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इस हवाले से बहुत अच्छा खुशाइंद इक़दाम है। नदीम साहब, क्विकली मैं ना मिनिमम वेजेस को भी डिस्कस करना चाहूँगा। 33,750 रुपये जो है वो मुख्तस की गई है, ऐसे मुकर्रर किया गया है कि मिनिमम जो वेज है वो इतनी रखी जाए। और कोशिश की है सिंध हुकूमत ने कि वफाक ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि इसे बढ़ाया, 32,000 रुपये लेके आया। सिंध ने थोड़ा सा अपने उससे मेहनत करके या कोशिश करके उस पर मजीद उस पर इजाफा भी किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम पॉइंट और उसका डायरेक्टली जो ताल्लुक है अवाम के साथ है। बिल्कुल देखें, इसमें इन्होंने 32,750 रुपये रखी, 33,750 रुपये। इस हवाले से ये है कि इससे कबल 25,000 थी, तो जो महंगाई का जो इस वक्त तनासुब बढ़ा है, इस हवाले से तो ये भी कम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये भी तमाम फैक्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर्स में दिए जाएं तो मेरे ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ा इकदाम होगा और इससे भी आवाम खुश होगी। चूंकि अब भी आप देख लें कई ऐसी जगह प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 बहुत बड़ी एक बिल्कुल एवरेज है। अब अगर उसमें भी अगर आप देखें कि ये अमाउंट दी जाती है तो फिर भी मेरे ख्याल है कि 32,750 में 2700 का ये भी फर्क आता है। तो इस हवाले से ये रिलीफ जरूर मिलना चाहिए और इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, चूंकि जहां आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं जिस तरतीब से, या पेंशनर जो है उन्हें जो पेंशन के अंदर अब 17.5 का जो इजाफा किया गया है, तो इस हवाले से इनकी भी जो एक आम मजदूर है और या एक आम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला मुलाजम है, इनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। चूंकि देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, अगर रेंट का घर है, 2 बच्चे हैं तो गुजारा बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, उससे भी लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा यूथ के जो स्किल डेवलपमेंट के या तालीम के जो मंसूबे, इनसे भी इस तरह के लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं जिनकी मिनिमम वेज बहुत कम है। राइट। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद है नदीम शहजाद साहब, और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आज इस दिल ने मरवा देना था आपको। मेरा दिल ये काम 12 साल पहले ही निपटा चुका। तुम किसकी स्कूटर पर आए हो? वो अपने आलम भाई की। ये आलम अपना कब से हो गया? खालिदा के होते हुए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी के बारे में नहीं सोचती। आलम बड़ा अच्छा इंसान है, तुम उससे शादी कर लो। मत आए मेरे, मुझे ऐसी गुर्बत नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम सब खतरे में पड़ जाएं। जब हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम आपकी तरफ देखते हैं। आपका असल हदफ क्या है सबाती? हम एक चाल चलेंगे। इस बार खेल हम तरतीब देंगे, वो जाल में फंस जाएंगे। नाइब से तमाम इख्तियारात वापस ले लें। खालिद, तुम ये क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है कि हम अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल करें। गैर मुल्कियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। क्या ये तंजीम रियासत की मदद करने की कोशिश कर रही है? ये हमारी मदद करने का तरीका नहीं, बल्कि ये साजिश है रियासत से गद्दारी। बाबा को अब इस खेल में शामिल करने का वक्त आ गया है। ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। अब्दुल हमीद के पास मौजूद तमाम शवाहिद बाबा की तरफ निशानदेही करते हैं। महमूद पाशा, ये हमारी हकीकतन जीत होगी। आपने गुस्ताफ को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है।
मैंने ये सब मंसूबे तुम जैसे बच्चे के खराब करने के लिए नहीं बनाया। वक्त आ गया है पाशा। दरगाह में जिक्र करने वाले मुसलमानों पर बमबारी की जाएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे चाइल्ड लेबर के हवाले से, हम चाह रहे थे डिस्कशन की जाए आज, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा जुर्म है कि जो लोग एक काम कराते हैं बच्चों से, या फिर बच्चों से काम लेना ख़ास तौर पर उस उम्र में जिसमें तालीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनका, कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर ज़ाहिर आउट ऑफ स्कूल रहकर वो हर बुरी एक्टिविटी में जो है वो करेगा, बड़ा होकर वो फिर क्या करेगा, किस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा, या फिर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उसकी पर्सनालिटी पे हमेशा रहेगा। चाइल्ड लेबर को प्रमोट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो मैकेनिक्स हों, होटल्स पे हों, या फिर और भी बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं डिफरेंट शॉप्स पर या दुकानों पर बच्चे काम करते दिखाई देते हैं कि जिनकी उम्र है तालीम हासिल करने की, ना कि वो स्कूल से बाहर रहें। नाज़रीन, इसके पीछे एक और सोच भी है। हम देखते हैं कि गुर्बत और अफलास क्योंकि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा है, और फिर जिस सिचुएशन में हमारी आवाम गुजारा करती है तो वो चाहते हैं घर के अगर 5 अफराद हैं जिनमें अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो सब के सब काम करें ताकि घर को चलाया जा सके। और भी बहुत से फैक्टर्स, इसके एक्स फैक्टर्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेगमेंट में। बहरहाल जी, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़िया अवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़िया साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ज़िया साहब, चाइल्ड लेबर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी है। हमें पता है कि कानून मौजूद है, फिर एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार इस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। देखें, आपने मेरा ख्याल है जो अपने इंट्रो में सारी चीज़ें बताई हैं वो बहुत सारे अनासर तो इसमें शामिल हैं। जी जी। बट पाकिस्तान में बच्चों औरतों के हवाले से कवानीन की कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। वी हैव इनफ। जी जी। बल्कि इट्स ओवर नाउ, Right. कि इससे मतलब इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और वो इतने फैले हुए हैं कि लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। सही सही। पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि हमारा इशू कवानीन नहीं है, हमारा इशू जो है वो सेंसिटाइजेशन है। ठीक है। हमारा इशू गवर्नेंस है जी। हमारा इशू चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन का। जी जी, सही। मैनेजमेंट है। देखें, इम्प्लीमेंटेशन भी मोस्टली ये होता है कि जो हमारे लॉज बनते हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी को देखते हुए नहीं बनते, वो जी। कम्युनिटी के साथ उसकी वो नहीं होती, मैच नहीं होता। ठीक है, सही। हम इस्लामाबाद में जो जी जी। बना के फेडरल अगर लॉ है, या कराची में या लाहौर में जहाँ भी बनाएंगे, तो वो असेंबलियों में बैठे हुए लोगों की वो कनेक्शन जो कि पब्लिक के साथ होना चाहिए, वो स्टेक होल्डर्स के साथ उसका कभी फुकदान उसकी नजर आता है। मीटिंग्स जी। करते नहीं है सही, लॉ सही, बनाते ठीक हुए। है। तो लॉ में बहुत सारे लकूनास भी होते हैं जी। कि जिसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, क्योंकि आज से नहीं, मैं सालों से हम लोग इन पे जो काम भी करते हैं और बोलते आए जी जी, हैं, डेफिनेटली। और पूरी दुनिया ने हमें कई दफ़ा इस पे बहुत हमें स्कोल्ड भी किया जी। इवन यूएन ने भी सारी चीज़ें। लेकिन बात यह है कि एक विल जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब मुश्किल ये है कि हम ऐसे सियासी हालात में घिरे हुए हैं चारों तरफ कि ये मुल्क जो है वो 10-20 साल से टर्मोइल्स में है। बिल्कुल है। और टर्मोइल की वजह से आप फोकस ही नहीं कर पा रहे अपनी आधी आबादी पे। जी। आपको पता है हमारी आधी आबादी बच्चे हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जी। और वो फुल सिटीजन है जी। वो कोई आधे शहरी नहीं है। सही। लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके बारे में ना पार्लियामेंट सोचती है, ना इम्प्लीमेंटेशन होती है, ना इदारे जितने बने हुए वो उस पर काम करते हैं। सबकी देखें, हम एक ज़माने में जब ह्यूमन राइट्स पे जब हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, और अब भी मचाते हैं, जी जी। तो हम ये कहा करते थे ये इदारा नहीं है, ये इदारा नहीं। अब पता चला कि बहुत सारे इदारे बन गए। जी जी। धड़ाधड़ इदारे बने, और इदारे बन गए, लोग उसमें अपॉइंट हो गए, तनख्वाहें उनकी लग गई, बिल्डिंगें मिल गई, गाड़ियां मिल गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन ग्राउंड पे उनका काम नहीं है। सही। ग्राउंड पे कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना पैसों की कमी है, ना इदारों की कमी है। सही सही। ये खास तौर पे इस हवाले से, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सही। जिसकी वजह से हम आज इस हाल पे खड़े हुए। ठीक है, बिल्कुल सही, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा ज़िया साहब, अवेयरनेस या तालीम का भी तो फुकदान है। हम अगर वालिदैन की बात करें तो ज़ाहिर है वो आप ज़्यादातर तो देही इलाकों में हम देखते हैं कि ये सिचुएशन बन चुकी है या एक सोच बन चुकी है
کہ بچہ کام کرے گا تو شاید میرے خیال سے آگے جا کے زیادہ پیسے کمائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, ایک اچھی لائف گزارے گا, لیکن پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیا کر لے گا پڑھ کے, وہ یہ ایک بہت بڑی سوچ بن چکی ہے. اس سوچ کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ریئلٹی ہے کہ غربت بہت ہے جی. اور غربت دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ غریب ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو میں بات کر رہا تھا پولیٹیکل ول کی, غربت اور بھی بہت سارے ملکوں میں, لیکن اگر وہاں ارادے ہوں کہ ہم نے آہستہ آہستہ بچوں کو نکالنا ہے. بچوں کا جو یہ چائلڈ لیبر ہے نا, ان کو میری نظر میں یہ دو قسم کے چائلڈ لیبر. اچھا, ایک وہ چائلڈ لیبر جو بہت خطرناک جو انڈسٹری ہے اس میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خطرناک چیزوں میں بچے انوالو ہیں, جیسے ٹینریز میں یا کوئی تیزاب یا اس طرح کی چیزوں میں, جو کہ صحت بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. یہ آپ نے بات کی جیسے ویلڈنگ کی دکانوں پہ اس طرح کے, تو یہاں تو بچہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں, کرنا ہی نہیں چاہیے. اس پہ تو ساری پارلیمنٹ کو, ساری گورنمنٹ کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. باقی رہا کہ سافٹ قسم کے جو اگر کہیں بچے کام کرتے ہیں, کہیں اگر بچے سافٹ اس میں کسی میں کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے لازم ہو کہ وہ شام کو اسکول جائیں. That's a very valid point. ٹھیک ہے نا, اگر کام کرنا ہی ہے ساتھ, آپ کیسے بچوں کو نکالیں گے چائلڈ لیبر سے, کیونکہ بچہ پڑھے گا نا ساتھ, جیسے آپ نے بات کی کہ جب تعلیم نہیں ہوگی تو تعلیم اگر لازمی کر دیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ایک نئی امینڈمنٹ آئی تھی ابھی کچھ سال پہلے 25A کی, وہ یہ امینڈمنٹ تھی کہ ہر بچہ پاکستان کا وہ اسکول جائے گا, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں جائے گا تو اس کے ماں باپ اس کے ریسپانسبل ہوں گے. اب یہ سوال تو آپ نے مطلب کانسٹیٹیوشن میں آپ لے آئے, کانسٹیٹیوشن سورس آف لا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے لاز کی بات نہیں کر رہا میں سورس آف لا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بن گیا. اب جب بن گیا تو آپ کے اسکول کا ہے, بالکل انفراسٹرکچر کی بہت بڑی آپ کے جب اسکول نہیں گیپ نظر آتا ہے. جی, جب گورنمنٹ کے پاس اسکول نہیں ہے تو بچہ کہاں جائے گا, اور بچے کو اسکول تک لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میرے پاس ایک دفعہ یہ اس میں سینٹ جوزف اسکول کی پرنسپل تھیں سسٹر جولی, وہ آئیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کچھ بچوں کو, ایسے بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, جو ریگ پکرز ہوتے ہیں, جو کاغذ یہ اٹھاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں, ان کو ہم لوگ چاہتے ہیں ان پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے, اور ہم کچھ ان کے لیے کام کریں. تو میں نے ان کو پھر ایک کمیونٹی کا بتایا کراچی کے اندر, کہ جو کمیونٹی 4 5 6 میرا خیال ہے نسلوں سے صرف بھیک مانگتے ہیں. اچھا, ان کا کام ہی بھیک مانگنا, ان کا پیشہ بن چکا ہے, پیشہ بن چکا ہے. آپ جتنے بھی راؤنڈ اباؤٹس کراچی کے دیکھیں گے, اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ماں باپ دور دیکھ رہے ہیں, بچے 6 8 بچے ہیں, وہ پیسے لگا کے دے رہے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بولا ہم ان پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کو ایک کمیونٹی بتائی, انہوں نے اس کمیونٹی پہ ورک شروع کیا, ان کے لیے بس کا انتظام کیا. اچھا, کیونکہ سینٹ جوزف میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ان بچوں کو لے کر سیکنڈ شفٹ میں جب خالی ہوتا ہے اسکول, تو اس میں ان کی کلاسز لینا شروع کر. ان کو ڈریس دیا, ان کو کھانے دیے, کھانا ان کو دیتے تھے. کرتے کرتے ایک دن مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ایز اے چیف گیسٹ کہ آپ ہمارے سینٹ جوزف میں آئیں, اسپورٹس ڈے ہے. تو میں اسپورٹس ڈے میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو نارمل جو اسکول کے بچے تھے ان کا ڈریس الگ تھا اور ان کا ڈریس الگ تھا. تو میں نے کہا یہ کون سے بچے ہیں؟ بولا آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کام کریں. زبردست. اور آج یہ بچے مین سٹریم پہ ہو گئے, زبردست, اور یہ بچے اب اسکول جانا شروع ہو گئے. تو بات یہ ہے, ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں ایسے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایسے پروگرام بنائے ہوئے بچوں کو, آپ پارٹ ٹائم کیسے ایجوکیشن دیں گے, یا ریپڈ ان کو, تو چیزیں موجود ہیں. لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. اس میں ہمارے پاس جو ادارے ہیں نا وہ کام نہیں کر رہے, ادارے کہیں سٹک ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانی گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو اداروں کی گورننس ہے وہ ہے ہی نہیں, اور امپلیمنٹ کرنے والوں کو ہوش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا رہتا ہے. ہمیں الیکشن ہو یا فلانا ہو, سیاست کے علاوہ آپ کو پوری اس پہ کچھ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, اور ہم آج کس نہج پہ پہنچ. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا جہاں صاحب, بالکل آپ نے بڑے زبردست پوائنٹس جو ہے وہ یہاں ریز کیے. اچھا, میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی اگر بات کی جائے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو لے بھی آیا جائے تعلیم کی طرف, کام چھڑوا کے ان کو زبردستی یا پھر موٹیویٹ کر کے یا جس طرح بھی لے کے آیا جائے جس حالات میں, ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, ہم دیکھتے ہیں سب جگہ یہ حال ہے
کہ جو بچے آ جاتے ہیں اس طرف, پھر ان کے پیرنٹس کو لگتا ہے نہیں جی ہمیں کام کی ضرورت ہے, بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے, یا پھر ہم تھوڑی بہت جو گورنمنٹ اسکول میں فی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے, تو بچے کو پھر نکال دیا کہ جی آپ کام کریں جا کے. تو یہ ڈراپ آؤٹ ایشو بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ کیوں, اس لیے کہ بچے کو آپ فل ٹائم, جو بچہ اگر کہیں کام کر رہا ہے تو آپ فل ٹائم اس کو نکال کے لے آئیں گے اور فیملی کو سپورٹ نہیں ملے گی تو ڈراپ آؤٹ ہونا ہی ہے. کہیں نہ کہیں ڈراپ آؤٹ, بالکل صحیح ہے. میرا میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ 2 قسم کا جو چائلڈ لیبر ہے, خاص طور پہ جو خطرناک جگہوں پہ جو بچے کام کرتے ہیں وہاں سے اٹھا کے ٹھیک ہے ان کو آپ کس طرح سے دیکھیں, اس کے لیے اسٹریٹجی چاہیے. جی آپ کے پاس اقرا سرچارج کے اربوں روپے پڑے, جی جی آپ کے پاس بیت المال ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ ہے, آپ کے پاس کتنی چیزیں, جی جی وہ کیسے یوز ہوں گی, ان سب کو کلیکٹ کریں آپ. بالکل ٹھیک. کلیکٹ کر کے ان بچے جو غریب بچے ہیں یا غریب فیملیز ہیں, بے نظیر پروگرام میں آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, جی جی وہ ٹھیک ہے, اس پہ بھی بڑی ایک بحث ہے کہ آیا ان کو پیسے دینے چاہیے یا ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا چاہیے, وہ بھی ایک ایشو ہے. وہ دونوں مطلب کس طرح سے مس میچ ہو. تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو کہ خطرناک جگہوں پہ, ان کے لیے یہ فنڈز استعمال ہونے چاہیے. اور جو باقی بچے کام کرتے ہیں ان کو آپ انسینٹیو دیں کہ وہ شام کو اگر اسکول جاتے ہیں تو ان کو آپ ایک دودھ کا گلاس دیں, جی آپ ان کو کھانا دیں, صحیح ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی انسینٹیو دیں نا, آپ ان کو بکس دیں, ان کو بولیں کہ بھئی یہ کرو گے تو ماں باپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس کا کمپنسیشن ملے گا. آپ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو اپنے جو وہ لوگ جو کہ غربت کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. صحیح, ہمارا فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہے. جی جی ہم جو ہے نا وہ ہمارا فوکس ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو بچے ہیں, یہ جو آدھے سٹیزن ہم نے بنائے ہوئے, ان کو پورا سٹیزن بنانا ہے. جی جی. اور اب جو بات آپ نے کی اپنے انٹرو میں, اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ جو بچوں کو اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے, جی تربیت, اچھا ایک اور ایشو بھی ہے کہ صرف تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو, ہنر بھی آنا چاہیے ساتھ, تربیت بھی آنی آنی چاہیے, ہنر بھی ہونا چاہیے. تربیت تو ہے ہی نہیں نا, تربیت نہیں ہے. یہاں ماسٹرز کیے ہوئے لوگ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, جی بات کرنے کا انداز تک نہیں آتا, ان کا جو طریقہ ہے, جو سڑکوں پہ جس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ گیا, بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کسی جنگل سے آئے ہیں. جی جی, وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کسی یونیورسٹی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈگری کی اور تعلیم کی نہیں بات ہے, تربیت کی بات بھی ہے. اگر آپ تربیت نہیں دیں گے بچے کو, تربیت تعلیم دونوں اسکول میں ملنی چاہیے. ماں باپ تو ضرور دیں گے, لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں, تو اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ڈگری والے لوگ ہیں وہی بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں. پرانے زمانے میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں گئے ہوئے تھے, بڑے بوڑھے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں, وہ کوئی یونیورسٹیوں سے انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا, لیکن ہم سب کو سکھایا, اپنے بچوں کو انہوں نے تربیت دی. تو اس سے تعلیم کا تعلق کم ہے, تربیت کا تعلق جو ہے نا وہ ماں باپ اور اس کے خاندانی ایشو سے ہے اور ایک انوائرمنٹ سے. صحیح صحیح. اچھا, تربیت کی آپ نے بات کی, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم نے پہلے بھی شو کیا جس میں ہم نے یہ پراپر ایک سیگمنٹ رکھا تھا کہ جی بچوں کی جو تربیت ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے, اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں. اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہاں وہ بھی کمپرومائزڈ ہے, فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے اس پروفیشن کو. حالانکہ بہت زیادہ اسلام میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے, جو استاد کا جو رتبہ ہے خاص طور پر, اور جو ذمہ داریاں استاد پر عائد ہوتی ہیں, اس کو بہت فوکس کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سیکٹر میں بھی فقدان ہے بہت زیادہ, ٹریننگ کا بھی فقدان ہے؟ یہ بہت بڑا عنصر ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جب میں نے سنا کہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ جو ٹیچر اپوائنٹ ہوں گے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں ہوں, تو اگر ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے ٹیچنگ کی, تو ان کو نہیں رکھا جائے گا. اب کس حد تک کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یو اے ای میں آپ چلے جائیں, یو اے ای میں انڈین اسکول بھی ہیں, پاکستانی اسکول بھی ہیں, بہت سارے اسکولز ہیں جو بچے وہاں جاتے ہیں. وہاں آپ کسی ٹیچر کو انٹری دے ہی نہیں سکتے کہ جب تک اس کے پاس ٹیچنگ کی کوالیفیکیشن نہ ہو. جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ کو وہ رکھیں گے نہیں. زبردست زبردست. تو وہ اور وہ بھی بڑی مطلب اوتھینٹک قسم کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے, جعلی سرٹیفکیٹ نہیں. ہمارے ہاں یہ پورا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اس کو اوور آلنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم ایک بہت ہی ایسے معاشرے میں ہم چلے گئے ہیں, ایسے دورائے پہ چلے گئے ہیں جہاں ہمارے لیے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. ہمیں بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ چاہیے ہر ادارے میں, صرف ایک پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں, ہمیں ہر ادارے میں ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ چاہیے کہ وہ سیکرٹری ہو یا جو باقی لوگوں کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں سفارش پہ نہ ہو, اور کم از کم ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ واقعی جو ہے نا وہ. اب تربیت کی جب آپ بات کریں, جب ٹیچر
कि और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग का सिस्टम कोई नहीं है। जी जी ये हमारे अदलिया बिल्कुल में ऐसे, भी है। बिल्कुल ऐसे, मैं सही। वकील हूं, मैं आपको बताऊं, हमारे अदलिया में भी नहीं है कि जज पे एक वॉच होना चाहिए कि उसको लिखना पढ़ना किस तरह है, क्या करता है, वो लीगल रिसर्च करते हैं नहीं करते हैं, कॉपी करके जो है ना जजमेंट देते हैं, या जो है ना वो किस तरह का उनका कंडक्ट सही, है सही। और वो लोगों से किस तरह बर्ताव करते हैं, किस तरह सोचते हैं, कैसे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही। ये हर इदारे में जरूरत है। ठीक है। टीचर तो खास तौर पे इस वक्त जो जरूरत है कि इसको डिस्कस करने की जरूरत है। जी, जी। टीचर्स को की जो ट्रेनिंग्स में कैरिकुलम है उसको देखने की जरूरत है। राइट, राइट। मुझे ये पता है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं उनकी एक डिफरेंट जी, किस्म अब का मिजाज है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल अब ऐसी। अगर आप बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं उनका जी, जी। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो एक I can different relate to होता है। that, मैं समझ तो गया, वो जी, जी। उनके जो टीचर निकल के आते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। जी जी वो उनका They're वो well trained. आज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए करते हैं। जी 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 देखें आज तक हमारे जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें कम्युनिटी सर्विस की कभी बात ही नहीं हुई। राइट राइट बच्चों को पता ही नहीं है कम्युनिटी सर्विस है क्या। जी, जी। और पूरी दुनिया में कम्युनिटी सर्विस के बगैर स्कूलिंग है ही नहीं। सही सही तो बिल्कुल ठीक। बात यह है कि ये तो स्कूल वालों की बात करें, जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाता जी आउट ऑफ स्कूल उसके लिए आपने क्या रखा हुआ है? बिल्कुल सही। वो आपका वो बड़ा होके वो जो है ना वो पाकिस्तानी उस तरह नहीं बनेगा जो पेट्रियट पाकिस्तानी आप चाह रहे हैं। जी, 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 एक मॉडर्न पाकिस्तान जो आप चाह रहे हैं वो उसका सिटीजन नहीं होगा। सही, सही। वो किसी रॉन्ग रास्ते पे भी जाएगा। वो जो है ना कोई ना कोई- डाकू भी बनेगा, जी, बिल्कुल वो ऐसे, चोर जी, भी बनेगा, सही। वो कोई काम भी नहीं करेगा, फिर वो हीरोइन में भी चला जाएगा। ये सारे कौन लोग हैं? जी ये आप चारों तरफ देखें ना, ये हालात जो हमारे हैं, तो इनको हमें इस पे हमें फौरी तौर पे काम करने की जरूरत सही, है। सही। चाइल्ड लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और हमें पूरी दुनिया में इस पे लोग हम पे उंगलियां उठा रहे होते हैं, तो हमें लोगों की तरफ नहीं देखना कि उसने उंगली क्यों उठाई है। Right. हमें अपने आप को सही करना है, अपना हाउस, जी, जी। हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर हाउस, और एक कंसेंसस चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि हर साल आप चाइल्ड लेबर का डे मनाते जी, हैं, जी। चिल्ड्रन राइट्स का डे मनाते हैं, चाइल्ड अब्यूज का डे मनाते जी। हैं। अब ये जब डे मनाते हैं ना, हाँ जी। तो हमारी जो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज, उनको उस दिन एक दिन जी। कम से कम बच्चों की लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, उस लॉ पर- की बिल्कुल सही, इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल उस पे वो दिन उनको मनाना चाहिए। Right, और वो right. मस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक। मस्ट होना चाहिए ताकि कोई रिजल्ट निकल के आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। टॉपिक इतना वसी है, अगर हम बात करते जाएं तो मेरे ख्याल वक्त का अंदाजा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोबारा भी आपको इंशाल्लाह ज़हमत देंगे और इस टॉपिक को खास तौर पर मजीद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे हमारी जो एम्पावर्ड बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनके हवाले से। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। घर में ना जरूर कोई आसेब है। सेब हो सकता है। आसेब। तुम कौन हो? ये मैं हूँ ज़ेबो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक हो गई है। कौन चुड़ैल भाई? वही जो तुम्हारे अंदर है। तूने कभी चुड़ैल देखी है? कहाँ है? अंदर। क्या आपके अंदर? मेरा नाम उच्चा है। अलमारी से पिस्टल ढूंढ रही थी। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि स्ट्रीट क्राइम का सोच रही है। उसके कब्जे में 500 चुड़ैलें हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? तू मुझे निकालेगा। लड्डू में हड्डी। पीटीवी को अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पीटीवी फ्लिक्स बहुत मुबारक हो।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं डिस्कस करना चाहूँगा हमारी जो ख़वातीन हैं आज की, ख़ासतौर पर जो हमारी बेटियां हैं पाकिस्तान की, यकीनन वो हर फील्ड में बहुत आगे सरगर्म हैं, बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो नेशनली हो या फिर ग्लोबली हो, हमने देखा। और एक ऐसा इस वक्त कैटेगरी है, ऐसा प्रोफेशन है वेट लिफ्टिंग का। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि मर्द हजरात ज़्यादा आगे आते हैं दुनिया भर में, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन अब बनती जा रही है उसमें हमने देखा कि जिस तरह हमारी यंग ख़वातीन सामने आ रही हैं, लड़कियां सामने आ रही हैं, यकीनन काबिल सताइश है। इसे अपलॉड करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद है राबिया शहजाद। आप वेट लिफ्टर हैं। राबिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, बहुत रफ एंड टफ किस्म की का प्रोफेशन है। पहले तो अपनी अचीवमेंट्स हमसे शेयर करें, जो आपने ग्लोबली भी अचीव किया है या फिर नेशनली अचीव किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे पूरी सेगमेंट में। जी मैंने एशियन बेंच प्रेस के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया है। right. इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के अंदर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं। वेल्श वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है। और इसके साथ लास्ट ईयर मैंने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में 267.5 किलोग्राम्स टोटल लिफ्ट करके पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये तो हम भी विश यू गुड लक कि आप आगे भी जाके अपना जो पाकिस्तान का नाम है वो रोशन करती रहें। आई रेड कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हैं, आप IBA में भी पढ़ रही हैं, साथ साथ आप अपनी जो स्टडीज़ के साथ आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम देखते हैं कि यूजुअली स्पोर्ट्स की तरफ आते हुए बच्चे छोड़ देते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया हूँ, या आई एम वेल इक्विप्ड, तो मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह बैलेंस लेके चलती रही है सारी सिचुएशन में? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट जब आपको आ जाए तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, आपको पता होता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे टाइम देना है तो कितना देना है, मतलब आप एक मुनासिब टाइम ही दोगे। आप ज़्यादा अगर टाइम दोगे तो फिर ऑब्वियसली आप या तो पढ़ाई में से अपना टाइम सैक्रिफाइस करो, या आप जो दूसरा अपना स्पोर्ट्स है उसमें से आप टाइम सैक्रिफाइस करो। तो वो टाइम मैनेजमेंट रखी थी, एक बैलेंस रखा था कि बिकॉज आप पढ़ नहीं सकते, आप अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो आप बाकी 16 आवर्स आप पूरा स्टडी नहीं कर सकते। तो उसमें आपको बीच में कुछ दूसरी एक्टिविटी भी चाहिए। तो आई थिंक स्पोर्ट्स वाज द बेस्ट हेल्दी एक्टिविटी, बिकॉज एक तो वो आप पढ़ के बहुत फटीग फील करते हो, तो स्पोर्ट्स आपको एक रिफ्रेश कर देता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इवन आप ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हो। जो लोगों को परसेप्शन होता है कि नहीं अगर हम स्पोर्ट्स करेंगे तो हमारी पढ़ाई हर्ज होगी, तो आई वुड से कि आप अगर स्पोर्ट्स करो आप बेहतर पढ़ सकते हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें यूजुअली हम देखते हैं कि मर्द हजरात उनका रुझान ज़्यादा होता है, ज़ाहिर ख़वातीन नहीं आती इस तरफ कि जी वज़न उठाना पड़ेगा और शायद हम आगे सक्सेसफुल हो ना हो इस पूरी सिचुएशन में या इस पूरी फील्ड में। आपने किस तरह सोचा कि मुझे वेट लिफ्टिंग की तरफ आना है? क्योंकि ज़ाहिर है बज़ाहिर अगर आपको देखा जाए तो आप तो लगती हैं कि बिल्कुल हैवी डंबल्स किस तरह उठाती होंगी आप? मुझे आई थिंक शौक ही अपने ऊपर यकीन था? किस मुझे तरह? बहुत अच्छे से यकीन था। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से ना रेसलिंग करती थी अपने फादर के साथ। अच्छा, ओके, सही है। मुझे उस चीज का बहुत शौक था, पैशनेट थी बहुत ज्यादा उसके बारे में। तो रेसलिंग से ही हुआ कि नहीं, मुझे पता चला कि मेरी जो गुड पॉइंट है वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो पावर है, वो कार्डियो नहीं है। अच्छा। तो वरना ज्यादातर जो अमूमन खवातीन जिन स्पोर्ट्स में जाती हैं पाकिस्तान में वो कार्डियो स्पोर्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, स्ट्रेंथ है, और मुझे शौक भी था अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने का। अच्छा, तो अब्बा बाकी हारा करते थे या फिर कभी कभी पेरेंट्स ये भी करते हैं ना कि बच्चों को इनकरेज करने के लिए खुद जबरदस्ती नीचे लेट गए, ऊपर बिठा दिया, हार भी गए? नहीं, वो बड़ा एक टेक्निकली मेरे साथ रेसल करते थे कि मुझे ताकि मैं जोर लगाती रहूं, ऐसे नहीं कि वो उन्होंने मुझे बस हरा दिया। मतलब जितवाने का एक फैक्टर नहीं था, वो जितवाते भी नहीं थे ना हरवाते थे, वो बीच में रख के चलते थे कि मैं अपनी जान लगाए रखूं। तो उससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बिल्ड हुई मेरी उस वक्त। सही। या कभी हुआ अब्बा एक बार स्लिप हो गए। अच्छा। उससे मैंने कहा चले मैंने आपको हरा दिया। बस ये राइट। अच्छा, ये इस तरह की कैटेगरी है ना जिसमें हम देखते हैं कि इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हमेशा। कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि जिसमें ज़ाहिर है इंजरीज तो आपको पता ही है, वेट के हिसाब से अगर आप पूरा वेट उठा भी रहे हैं, लिफ्ट भी कर रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस या इस तरह की सिचुएशन का सामना हो, या फिर खेल के दौरान अगर आप खेल रही हो या परफॉर्म कर रही हो या कम्पीट कर रही हो, उसमें कभी इस तरह का सिचुएशन का सामना रहा? काफ़ी बार रहा है। इवन ट्रेनिंग करते हुए एक बार मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ और साथ डाइट कर रही हूँ, बिकॉज
वेट कैटेगरीज होती हैं वेट लिफ्टिंग में, तो मैं अपना वेट मेंटेन कर रही थी, वेट कट डाउन कर रही थी, तो मैं डाइट कर रही थी, साथ मैंने वेट लिफ्ट किया तो मैं फेंट हो गई, तो मैं वेट के साथ गिर गई पीछे। तो वो तो शुक्र है मैं जिस जगह पे पीछे गिरी हूँ तो वहाँ दोनों साइडों पे कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे, तो वेट उनके ऊपर चला गया, मैं बीच में गिर गई। तो इस तरह की चीजें हादसे होते रहते हैं, लेकिन वही है कि ऑब्वियसली इट्स रिस्क, जैसे बॉक्सिंग के अंदर भी कितना रिस्क बिल्कुल, होता है। बॉक्सिंग बहुत ज्यादा आपका फेस डैमेज होने के चांसेस हैं या फिर बिल्कुल। बोन्स। अच्छा, डाइट के बारे में भी बताएं, क्योंकि वो खवातीन या हमारी बेटियां या बहनें जो करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है जी कि वज़न बहुत ज़्यादा है, शायद मैं, या फिर बॉडी शेमिंग का एक एलिमेंट आ जाता है कि मुझे मुआशरा क्या कहेगा कि मैं मेरा वेट ज़्यादा है और मैं इस तरफ आना चाहती हूँ। किस तरह बैलेंस रखा जाए, डाइट की कितनी ज़रूरी है इस पूरे खेल में? डाइट और आपकी जो स्लीप है, जो आपका स्पेशली स्लीप टाइम है कि आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह सो रहे हैं 5 बजे और आप उठ रहे हैं लेट 12-1 बजे तक, तो वो आपकी ट्रेनिंग को बहुत इफेक्ट करता है। इसके अलावा डाइट, अगर आप बाहर का सिर्फ जंक ही खा रहे हैं वंस इन अ वीक तो ठीक है, वंस और ट्वाइस मैक्सिमम इन अ वीक, लेकिन इसके अलावा घर का खाना आप खाएं, रोटी हो गई, राइस हो गए, या फिर मैं जो खाती हूँ मैं नॉर्मल खाती हूँ, आई ईट एट होम, और नॉर्मल होता है। ये नहीं कि मैं 12 अंडे खा रही हूँ, 12 एग वाइट्स खा रही हूँ, वो एक बॉडी बिल्डर की डाइट होती है। तो आई ईट नॉर्मल, इसमें ज़्यादा वो नहीं करती कि कुछ बहुत ही स्पेसिफिक हो जाऊँ या बहुत ही कहूँ नहीं भाई मुझे तो सिर्फ मीट खाना है, प्रोटीन खाना है। सो इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। अभी हम चाहते थे मजीद बात भी करें, और चूँकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसे मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट यूथ माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल हम आपको अपलॉड करते हैं एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। हमारे साथ मौजूद थी राबिया शहजाद। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए डिबेट एट 8। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।